नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। दिन का वो समय और वो शो जिसका आप बेसब्री से इंतजार करते हैं। जीएसटी लागू हुए 5 दिन हो गए, लेकिन बहुत सारे व्यापारी और आम लोग कंफ्यूज्ड हैं अभी भी जीएसटी को लेकर। बहुत सारे सवाल आप सबके मन में होंगे और आपके हर सवाल का जवाब हमारे जीएसटी गुरु के पास है। हमें पिछले 4 दिनों में व्यूअर्स के ढेरों सवाल आए और आज का शो उसी पब्लिक डिमांड पर हम लेकर आए हैं। जीएसटी हेल्पलाइन, हमारे साथ जीएसटी गुरु संजीव मल्होत्रा मौजूद हैं जो आपकी हर कंफ्यूजन को दूर करेंगे। आपको करना सिर्फ इतना है कि स्क्रीन पर जो भी हम नंबर्स दे रहे हैं आप उन पर कॉल कीजिए 1-800-180-3545, साथ ही 0120-425-8237। ये 2 हमारे फोन नंबर्स हैं। लगातार फोन कीजिए, कोई भी कंफ्यूजन है जीएसटी गुरु हर सवाल का जवाब देंगे। व्हाट्सएप नंबर भी है, अगर कॉल नहीं करना चाहते हैं और व्हाट्सएप पर सवाल पूछना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। ट्विटर पर आप हमें @zbusiness लिखिए और अपना सवाल हमें ट्विटर पर भी आप भेज सकते हैं। तो लगातार कॉल कीजिए, आपके हर सवाल का जवाब जीएसटी गुरु यहाँ पर देंगे। देखिए, आपको कॉल करने के लिए हमने 2 नंबर्स दिए हैं और अगर आप कोई भी मैसेज करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप पर सिर्फ मैसेज कीजिएगा और जो भी आप सवाल पूछेंगे जीएसटी गुरु उसका जवाब हमें दे देंगे। संजीव मल्होत्रा जी, सबसे पहले तो अमित हैं जो कानपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शो की शुरुआत में सबसे पहला कॉल इन्हीं का आया है। अमित, गुड इवनिंग, पूछिए अपना सवाल। मैम, हमको ये पूछना है कि मुझे जीएसटी के तहत कोई स्टॉक चाहिए जिसमें मतलब लॉन्ग टर्म रिटर्न मिल सके। मैंने बाटा पिक किया है, क्योंकि बाटा में मैम जो है जीएसटी में रेट भी कम हो गए हैं और चूंकि ये ऑर्गेनाइज सेक्टर है ये ग्रो करेगा। मैम, ये स्टॉक कैसा है या कोई और स्टॉक आप बता दें। देखिए अमित, हमारा ये शो जीएसटी पर आपकी कोई कंफ्यूजन है कि कैसे आप टैक्स फाइल करेंगे, किस पर कितना टैक्स लगेगा, ये हम शो लेकर आए हैं। हमारा शो ये बिल्कुल नहीं है कि हम आपको रेकमेंड करें कि जीएसटी के बाद आप कौन सा स्टॉक ले सकते हैं, किसमें आप ज्यादा मोटा पैसा कमा सकते हैं। इसके लिए और भी हमारे बहुत सारे शो है। 10 से 11 भी हम एक सुबह में शो करते हैं, आपका बाजार, आप उसमें सवाल पूछ सकते हैं। शाम 7:30 बजे हॉट स्टॉक्स होता है, वहां पर भी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन इस वक्त दीपक हैं जो उत्तराखंड से जुड़ गए हैं हमारे साथ। दीपक, गुड इवनिंग, पूछिए अपना सवाल। मैडम, मैं जो है एक परचून की दुकान है हमारी जी, और हम जो है होलसेलरों से जो सामान लेते हैं वो लोग हमसे अब चेक के द्वारा पेमेंट ले रहे हैं। अब क्योंकि चेक के द्वारा पेमेंट ले रहे हैं तो हमारा 10 लाख के आसपास जो है हमारा कारोबार है। ठीक है, तो क्या हमको जीएसटीएन के लिए आवेदन करना पड़ेगा? यदि करना, हमने अप्लाई भी कर दिया है। ठीक है, लेकिन हमको ये बताइए, क्योंकि हम तो सिर्फ डायरेक्ट जनता को सामान बेच रहे हैं, क्या हमको टर्न ओवर पर टैक्स देना पड़ेगा या जीएसटीएन के तहत हमारे लिए कोई अलग दर है? ठीक है दीपक, अगली आवाज यहाँ पर संजीव जी की होगी, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि वो क्या कह रहे हैं। संजीव जी, 10 लाख से नीचे की अगर आपकी टर्नओवर है तो आपको छूट है, आपको जीएसटी का नंबर लेने की जरूरत नहीं है। अगर 10 लाख से 50 लाख तक की आपकी टर्नओवर है, आप डायरेक्टली कस्टमर्स को बेच रहे हैं, इंटरस्टेट नहीं बेच रहे, तो आप एक कंपोजिशन लेवी है सेक्शन 10 के अंडर, आप कंपोजिशन लेवी की ऑप्शन आप फाइल करोगे तो आप उस लेवी में टैक्स दे सकोगे। वो टैक्स का रेट आपको लगेगा 1%। आपको सिर्फ 1% ऑफ टर्नओवर आपको टैक्स देना है और उससे आपकी टैक्स की कंप्लायंस हो जाएगी। आप कस्टमर से टैक्स नहीं चार्ज करोगे, वो टैक्स की राशि आपकी जो अमाउंट है बिल का उसमें शामिल होनी चाहिए। तो आप अपनी जेब से 1% आपको टैक्स देना होगा और आपकी कंप्लायंस हो जाएगी। ठीक है, एक कॉलर, एक हमें व्हाट्सएप पर यहाँ पर एक मैसेज आया है। विक्रम सिंह है नवी मुंबई से, जो हमसे पूछ रहे हैं कि ईओयू में रॉ मटेरियल पर अब किस तरह की ड्यूटी लगेगी। सर, इसका जवाब देंगे। ईओयू के लिए जो प्रावधान बनाया गया, पहले आपको हर किसी किस्म की ड्यूटी से माफी थी। आप कस्टम ड्यूटी, सीवीडी और एसएडी कुछ भी नहीं पे करते थे, लेकिन अब सिर्फ आपको बेसिक कस्टम ड्यूटी की छूट मिलेगी। जो सीवीडी और एसएडी है उसके बदले आईजीएसटी लगेगा और आईजीएसटी आपको भरना होगा। ठीक है, व्हाट्सएप पर लगातार हमें मैसेजेस आ रहे हैं। सोनल है गुड़गांव से जो हमसे पूछ रही है कि रेडी टू मूव इन घर खरीदने का वो प्लान कर रही हैं, कैसे वो जान सकती हैं कि बिल्डर उनसे कौन सा टैक्स मांग रहा है और सही टैक्स मांग रहा है? आपको उसके लिए कंप्लीशन सर्टिफिकेट देखना होगा। अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट बिल्डर ले चुका है, कंप्लीशन बिल्डिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, वो जीएसटी के दायरे से बाहर है। आपको रजिस्ट्रेशन करवाते हुए
उसकी जो स्टैंप ड्यूटी लगती है स्टेट की, वो स्टैंप ड्यूटी पे कर दी होगी और जीएसटी नहीं लगेगा। अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला, जितनी पेमेंट आप दोगे उस पेमेंट पे जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी होगी। ठीक है, हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि आप लगातार हमें फोन कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू अपना मैसेज भेज सकते हैं, ट्विटर पर भी आप अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो वो हमें लिखकर भेज सकते हैं। जीएसटी गुरु हमारे साथ लगातार स्टूडियो में मौजूद है, आपके हर सवाल का जवाब यहां पर देंगे। और देश भर से हमें लगातार फोन कॉल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं। प्रताप है नोएडा से, जिन्होंने अभी अभी व्हाट्सएप पर एक हमें मैसेज भेजा है और सर वो ये पूछना चाहते हैं कि सेकेंड हैंड घर अगर वो खरीदना चाहते हैं तो क्या उस पर भी जीएसटी लगेगा? यानी कि बिल्डर से वो घर नहीं खरीद रहे हैं लेकिन किसी से सेकेंड हैंड घर खरीद रहे हैं। मैंने बताया, अगर वो घर पूरा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, आप सेकेंड हैंड ले रहे हैं, इसका मतलब घर बना हुआ है। घर बना हुआ है, वो जीएसटी के दायरे से बाहर है, उस पर रजिस्ट्रेशन के चार्जेस लगेंगे, स्टैंप ड्यूटी जो स्टेट की वो लगेगी और जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, विजय बोरा जी है पंजाब से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विजय जी गुड इवनिंग, पूछिए अपना सवाल, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ जी मैडम, एक तो हमने पूछना था जी, एक तो हमारी जो हम एग्रीकल्चर सीड्स का काम करते हैं जी, ये सारा वैट एग्जेम्प्टेड है, जीएसटी एग्जेम्प्टेड है। हाँ, तो हमारी जो टर्नओवर है 2.25 करोड़ की है साल की जी, तो उसमें हमको जीएसटी का कैसे देना पड़ेगा? उसमें अगर आपकी टर्नओवर पूरी एग्जेम्प्टेड है, कोई भी ऐसी आइटम नहीं है जो टैक्सेबल है, तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 23 है, सेक्शन 23 की प्रोविजन के हिसाब से आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। अगर जो भी आपके पास यहाँ पर जो भी आप बिजनेस करते हैं वो अगर टैक्स में एग्जेम्प्टेड है तो आपको किसी तरह की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। राजेश जैन है पीलीभीत से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी नमस्ते, क्या सवाल पूछना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाह रहा था, ये सरसों के ऊपर जो है जीएसटी की क्या दर है? सरसों पे, वो भी एग्रीकल्चर में आती है तो सरसों एग्रीकल्चरल कमोडिटी है, ये एग्जम्प्टेड कैटेगरी में आएगी। हाँ। सर आपको 0% टैक्स यानी कि किसी तरह का कोई टैक्स यहाँ पर नहीं देना होगा और सरसों मस्टर्ड वो यहाँ पर जीएसटी में एग्जम्प्टेड है। एक व्हाट्सएप पर भी हमें एक सवाल यहाँ पर आया है, प्राची हैं गोरखपुर से, जो ये कह रही हैं सर कि वो एक सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदना चाहती है, लेकिन इस समय डीलर्स ये उन्हें कह रहे हैं कि वो क्लियर नहीं है कि सेकेंड हैंड कार्स पर कितना जीएसटी लगेगा, तो वो क्या करें? सेकेंड हैंड कार अगर कोई डीलर है, जैसे ट्रू वैल्यू है, महिंद्रा फर्स्ट पॉइंट है, अगर सेकेंड हैंड कार वो बेचते हैं, जितने की कार वो खरीदते हैं और जितने की कार वो बेचते हैं, जितना डिफरेंस है उतने डिफरेंस पे जीएसटी लगेगा। ये क्लियर कट गाइडलाइंस हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन संजीव जी कितना परसेंट ये होगा? और दूसरी चीज ये कि अगर कोई ट्रू वैल्यू से या फिर फर्स्ट कार से गाड़ी नहीं खरीदता है, लेकिन हमने बहुत बार शहरों में, छोटे शहरों में देता है, छोटे छोटे डीलर्स भी होते हैं, तो वो किस तरह से जीएसटी लगाएंगे? छोटे डीलर्स भी अगर कार सेकंड हैंड कार परचेज का काम करते हैं, वो भी ट्रू वैल्यू जैसे है डीलर, वो भी डीलर है, वो बड़ा हो गया, वो छोटा हो गया। हाँ, और कितना जीएसटी लगेगा? जीएसटी जितना कार पे लगता है, जितना कार पे लगता है, तो सेकंड हैंड कार पे भी उतना ही लगेगा, लेकिन प्राइस डिफरेंस पे लगेगा, प्राइस डिफरेंस पर। और ये प्राइस वो होगा जो परचेज प्राइस माइनस सेल प्राइस। और इस टाइम अगर उसने बीच में कुछ रिफर्बिश के लिए एक्सपेंडिचर किया, उसका जितना इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो भी मिलेगा उसको। अच्छा, वो भी उसे मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब प्राची यहाँ पर मिल गया होगा। देशांतन गुप्ता है हल्द्वानी से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। देशांतन नमस्ते, क्या सवाल पूछना चाहते हैं? मैं ये सवाल पूछना था मैडम कि मैं व्यापार करता हूँ ना, तो मेरी 50 लाख रुपए से नीचे की सेल है। अच्छा। तो मैं बाहर से माल, आउट ऑफ स्टेट से माल मंगाता हूँ, यहाँ बेचता हूँ, और उसमें लेकिन मैं अकाउंट नहीं रखता हूँ उसमें। अच्छा। तो मैं 11-12% प्रॉफिट दिखाकर अपना वो भर लेता हूँ। ठीक है। तो मैं क्या अभी भी वैसे ही व्यापार कर सकूंगा या जीएसटी के अंदर, या मुझे उसमें अकाउंट रखने की जरूरत पड़ेगी? देखिए, आप ध्यान से सुनिएगा संजीव जी क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये आपके काम की बात है। यहाँ पर आपको जितनी आपकी सेल है, आपने कहा 50 लाख से कम है, इसका मतलब आपके पास सेल्स के इनवॉइसेस तो हैं, आपको टर्नओवर का अंदाजा है। उस टर्नओवर पे आप अगर रिटेलर हैं तो आपको सिर्फ 1% टैक्स जमा करवाना है। जो आपने परचेज किया, परचेज आपने रजिस्टर्ड डीलर से की हुई है, तो उसका टैक्स पे हो चुका है। अगर आप अनरजिस्टर्ड से परचेज करोगे तो आप उसका टैक्स अनरजिस्टर्ड का भी जेब से जमा करवाओगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपको सारे रिकॉर्ड रखने, कौन से? परचेज के और सेल के, उसके अलावा बाकी कोई रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, किशन लाल जी है हमारे साथ, राजस्थान से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। किशन जी नमस्ते, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार मैडम, मेरा सवाल ये है कि मैं 20 फ्लोर का व्यापार है मेरे। हाँ, किस चीज का व्यापार है सर? एक आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज टीवी का वॉल्यूम बंद कीजिए, नहीं तो आपका सवाल हमें समझ में नहीं आएगा और सर संजीव जी आपके सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। और मैडम मेरा 20 फ्लोर का व्यापार है और जीएसटी में रजिस्ट्रेशन किया हुआ मैंने। हाँ। तो लेकिन वो ब्रांड मेरा अनरजिस्टर्ड है, ट्रेडमार्क के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, तो क्या उस पर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? आप पे बिल्कुल टैक्स नहीं लगेगा, आपको जीएसटी पे रजिस्टर करवाने की भी जरूरत नहीं थी। ठीक है, आपका जो प्रोडक्ट है वो एग्जम्प्ट है, ट्रेडमार्क आपका जो है वो अगर रजिस्टर्ड नहीं है वो फिर भी एग्जम्प्ट रहेगा, तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है संजीव जी, अभी भी कंफ्यूजन लगातार बना हुआ है, आज 5वां दिन है और आपने खुद देखा कि कितने लगातार हमें फोन कॉल्स आ रहे हैं, व्हाट्सएप आ रहे हैं। लोगों को वो वेबसाइट अगर आप बता दें जहां पर वो जाकर HSN नंबर और डिटेल्स अगर वो समझना चाहें, पढ़ना चाहें तो। cbec.gov.in ये सरकार की वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे जीएसटी के आइकन पे जाके जीएसटी के कंसर्निंग जितनी भी नोटिफिकेशंस हैं, जितने भी रूल्स हैं, जो रेट्स हैं, वो सारे वहां दिए गए हैं। जो भी इसमें इंटरेस्टेड है वहां जाके उसको डाउनलोड करके उसको पढ़ सकता है। ठीक है, और अगर पढ़ना नहीं चाहते हैं तो जी बिजनेस है, आप जी बिजनेस देखिए। लगातार हमारी जीएसटी की पाठशाला यहाँ पर है। अनिल कुमार जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं दिल्ली से। अनिल जी गुड इवनिंग, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे पास एक मतलब काम करते हैं, मेरे से सामान लेके जाते हैं, उसको प्रेस करके देते हैं, तो उसको भी बिल्कुल छोटा सा वो काम करता है, ज्यादा 4-5 लाख रुपए का साल में काम करता है, तो क्या उसको भी मतलब जीएसटी नंबर लेने की जरूरत पड़ेगी? ठीक है, आप जब सामान भेजते हो उसको, इसको जॉब वर्क एक्टिविटी कहते हैं, वो आपके लिए जॉब वर्क करते हैं। आप उनको डिलीवरी चलान पे सामान भेज दोगे और वो सिर्फ जॉब वर्क एक्टिविटी का आपको बिल देंगे और उस बिल पे जीएसटी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी सालाना जो आप टर्नओवर बता रहे हो वो सिर्फ 5 लाख तक है। अगर वो 20 लाख से ऊपर है तो उनको रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो उनको रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्रमोद जी हैं हरियाणा से हमारे साथ जुड़ गए। प्रमोद जी नमस्ते, क्या पूछना चाहते हैं आप? पूछिए। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ जी, एक राज्य में रजिस्टर्ड डीलर दूसरे स्टेट में अनरजिस्टर्ड डीलर को क्या माल बेच सकता है? बिल्कुल दे सकता है जी, क्योंकि टैक्स आपने पे करना है। अगर आप दूसरे राज्य में अनरजिस्टर्ड को दोगे तो आप आईजीएसटी लगा के उसको दे दोगे और जो अनरजिस्टर्ड डीलर है वो क्रेडिट नहीं लेगा, लेकिन आपको देने की कोई मनाही नहीं है। ठीक है, उम्मीद करते हैं प्रमोद जी आपको आपके सवाल का जवाब यहाँ पर मिल गया हो। संजीव जी एक और बात ये समझना चाहूंगी कि जो ये कंफ्यूजन लगातार लोगों के अंदर बना हुआ है, शायद उन्हें ये भी समझने की जरूरत है कि 20 लाख तक का अगर टर्नओवर नहीं है साल का, जो छोटे व्यापारी हैं उन्हें बिल्कुल घबराने की और डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपका टर्नओवर 20 से ज्यादा है तभी उन्हें रजिस्टर करना है। हाँ, और इनपुट क्रेडिट को लेकर जो कंफ्यूजन है उसके बारे में अगर बता सके तो। इनपुट क्रेडिट अगर आप रजिस्टर्ड हो, कंपोजिशन स्कीम में नहीं हो, 75 लाख से ऊपर का टर्नओवर है, या आप कंपोजिशन स्कीम में हो लेकिन ऑप्शन नहीं आपने एक्सरसाइज की, तो आप जिस भी आइटम जो आप खरीदोगे, चाहे गुड्स हैं चाहे सर्विसेज हैं, उस पर जितना टैक्स आपने दे दिया है वो टैक्स का आपको क्रेडिट मिलेगा, सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। कंडीशंस क्या है? आपको अगर वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस है उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, अगर आउटडोर केटरिंग सर्विस है उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, अगर आपकी रेंट एक कैब, अगर कैब का कोई खर्चा किया उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, अगर आपने कोई जिम का खर्चा है, क्लब का खर्चा है और आपकी वोकेशंस का खर्चा है, इनका आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। अगर आपने किसी आइटम सर एक और चीज जो सुनने में आ रही है वो ये कि एमआरपी रिटेल प्राइस एमआरपी जो है बहुत सारे प्रोडक्ट्स पर अभी भी है, और जो डीलर है या यूं कहे कि जो स्टोर मैनेजर है, क्या वो इस सामान को बेच सकता है जीएसटी लगाकर, या फिर उसे नया स्टिकर लगाना होगा उस प्रोडक्ट पर? एमआरपी लगाना ना लगाना एक लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट है, उसमें कवर होता है। जहां तक जीएसटी का सवाल है, जीएसटी लगना जिस रेट पे आपने बेचा, एमआरपी कितना है, एमआरपी से कम बेच रहे हो, वो जीएसटी उसको मानता नहीं है। जीएसटी ने तो ट्रांजैक्शन वैल्यू पे टैक्स लेना है। अगर आप सपोज करो, अगर आप एमआरपी 250 रुपीज है,
अगर आप उस आइटम को 500 का बेच देते हो तो जीएसटी 500 का लगेगा, लेकिन आपकी वायलेशन हुई। वायलेशन कौन से एक्ट में हुई? वो आपकी हुई लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट में। लेकिन जहां तक जीएसटी का सवाल है, जीएसटी एमआरपी को रेगुलेट नहीं करता। ठीक है सर, एक व्हाट्सएप पर हमें सवाल आया है गोविंद सराफ का राजस्थान से। गोविंद ये कह रहे हैं कि वो एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, क्या जीएसटी में उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है? नया अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो, आप उम्मीद करते हो कि आपकी टर्नओवर बहुत ज्यादा होगी, या बिजनेस ऐसा है जो आप पहले दिन से ही क्रेडिट लेना चाहते हो, तो आपको रजिस्ट्रेशन करवानी जरूरी होगी। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन जब आप करवाते हो तो आपको बिजनेस एक पीरियड में शुरू करना होगा। ऐसा नहीं भी आप रजिस्ट्रेशन करवा के बैठ जाए और कोई काम ही ना शुरू करें, तो वो आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी जाएगी। तो ये आपको फैसला करना है कि क्या आपने जो सप्लाई करना है सामान वो रजिस्टर्ड पर्सन्स को करना है, बड़े पर्सन्स को करना है। अगर आपने कंज्यूमर्स को करना है डायरेक्टली और आपने खरीदना है तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की शायद जरूरत नहीं है। ठीक है संजीव जी, एक हमारे कॉलर है कश्यप है दिल्ली से, पहले उनका सवाल लेते थे। कश्यप गुड इवनिंग, पूछिए अपना सवाल। मेरी बात फोन पे आ रही है। कश्यप क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मिला रखा है कश्यप, चलिए कश्यप से हमारा संपर्क यहाँ पर टूट गया है। लेकिन संजीव जी, एक सवाल जो आपने जवाब दिया यहाँ पर कि जीएसटी में रजिस्टर कराना सिर्फ तब इम्पोर्टेंट है पहले दिन से अगर आप कारोबार यहाँ पर शुरू करें, अगर आपको क्रेडिट यहाँ पर लेना है तो। लेकिन बहुत सारे जो मैं आपसे बात कर रही थी एमआरपी की, उसे लेकर बहुत सारे जो छोटे व्यापारी हैं उन्हें ये लगता है कि हमारे पास जो पुराना माल पड़ा हुआ है अब हम उसका क्या करें, क्योंकि जीएसटी से पहले बहुत डिस्काउंट, बहुत सेल हमने देखी, लेकिन अभी भी जिनके पास इन्वेंट्री बची हुई है वो क्या करें? पुराना माल एमआरपी बेस्ड जिनका पड़ा हुआ है उनको एमआरपी माइनस मैन्युफैक्चरर या डिस्ट्रीब्यूटर उनको प्राइस देता था जिस पे बिल करता था। अगर उनका वो मार्जिन अंडर स्ट्रेस है, उस मार्जिन में कमी आ रही है बिकॉज ऑफ जीएसटी एप्लीकेशंस, क्योंकि उसके प्राइस इंक्लूडेड है, जीएसटी का टैक्स इंक्लूडेड है, तो मेरी अपनी नॉलेज है कि सब मैन्युफैक्चरर उन चीज को नोट करके उनको रिलीफ दे रहे हैं, उनको क्रेडिट नोट्स दे रहे हैं, उनको प्राइस कम किया जा रहा है उनके लिए, ये रिलीफ दिया जा रहा है। ठीक है, तो जो माल कोई भी डील करता है वो पक्की बात आपने डिस्ट्रीब्यूटर से बात करेगा, डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी से बात करेगी मैन्युफैक्चरर से, और मोस्टली मैन्युफैक्चरर इस जो कंफर्ट है उनका जो मार्जिन है उसको रिड्यूस नहीं कर रहे, वो उस मार्जिन को पे ऑफ कर रहे हैं। तो उन सबको मिलेगा। और सब मेरी अपनी पर्सनल नॉलेज में कि मोस्टली को जैसे फार्मा कंपनीज हैं उन्होंने पास ऑन कर दिया है। हाँ, ठीक है, बाकी कंपनीज भी दे रही हैं। हाँ। सर एक और सवाल आया है यहाँ पर व्हाट्सएप पर दर्शन सिंह का, हरियाणा से वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या मैं किसी दूसरे राज्य की कंपनी को माल बेच सकता हूँ जो जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं है, मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूँ, तो क्या वो ऐसे किसी भी विक्रेता को आप बेच सकते हो? हाँ। आपकी रजिस्ट्रेशन होनी जरूरी है। अच्छा, जो बेच रहा है उसकी रजिस्ट्रेशन जरूरी है, जिसको बेच रहा है उसकी रजिस्ट्रेशन है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन क्या फिर इन्हें उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा? उसको नहीं मिलेगा, उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा क्योंकि वो वही है जो क्रेडिट लेना ही नहीं चाहता। बिल्कुल। क्षितिज है इंदौर से जो पूछ रहे हैं कि ई कॉमर्स वेबसाइट पर कितना जीएसटी लगेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आजकल वेबसाइट के थ्रू काम करते हैं या फिर वीडियोस बनाते हैं, वीडियोस पोस्ट करते हैं, उनकी इनकम पर किस तरह से जीएसटी लगेगा? ई कॉमर्स के लिए पहली चीज, जो ई कॉमर्स के थ्रू डील करेगा सबकी रजिस्ट्रेशन होनी जरूरी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर। अगर किसी की टर्नओवर 50,000 1 लाख है उसको भी रजिस्ट्रेशन करवानी जरूरी है। ई कॉमर्स के केस में ई कॉमर्स कंपनी के लिए प्रावधान है कि वो टीसीएस काटेगी, वो एट सोर्स 1% टैक्स काटेगी, लेकिन अभी ये प्रोविजन डेफर की गई है, ये प्रोविजन अभी एप्लीकेबल नहीं की गई। तो जो डील करता है वो टैक्स जमा करवाएगा। टैक्स का रेट क्या होगा? जो उस प्रोडक्ट पे टैक्स का रेट है वो एप्लीकेबल रेट होगा। ठीक है सर। विद्युत रॉय हैं कोलकाता से, हमारे साथ जुड़ गए हैं। विद्युत, वेलकम टू जी बिजनेस, पूछिए क्या सवाल पूछना चाहते हैं? एक्चुअली हम कंपोजिशन टैक्स में रहना चाहता है। हाँ। पहले वैट में था 0.25 में, अभी 1% हो गया। ठीक है, तो अभी क्या है, हम जब अकाउंटेंट के पास गया तो वो लोग कंप्यूटर ऑन करके बोल रहा है जी अभी कंपोजिशन टैक्स हम तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लिया, मगर जो 0.15 में हमको रहना है तो वो बोल रहा है ये अभी ये बंद है, तो बंद है यार, सब बोल रहा है 1 महीने के अंदर ये आपको डालना जरूरी है। तो हम कलकत्ता सेल टैक्स ऑफिस में किया है, वो बोल रहा है अभी भी ये लॉक है, जब खुलेगा तब आपको रजिस्ट्रेशन होगा, तो कब होगा ये कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, सुनिए संजीव जी क्या कह रहे हैं। जी, कंपोजिशन स्कीम के लिए आपको एक फॉर्म है
CMP 01 जो आपको फाइल करना होता है वेबसाइट पे। लेकिन अब अगर आज के दिन GST ने शायद वो फैसिलिटी चालू नहीं की है, वो शुरू नहीं हुई है, इसलिए आप फाइल नहीं कर पा रहे। कोई बात नहीं, आपको वो फाइल करना है। जिस दिन भी वो चालू होती है, जिस दिन GST सर्वर वो सुविधा दे देता है, उस दिन आप फाइल कर दीजिएगा। लेकिन आज के दिन आप अपनी सब इनवॉइसेस पे अंडर कंपोजिशन स्कीम ये नोट करो, वो आप लिखें। आप अपनी दुकान के बाहर बोर्ड पे भी लिखें अंडर कंपोजिशन स्कीम। किसी भी इनवॉइस पे आप टैक्स नहीं चार्ज कर सकते। आपका टैक्स प्राइस के बीच इंक्लूडेड होता है, तो आप कंपोजिशन के लिए टैक्स दे सकेंगे। और जिस दिन आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है, उससे पहले पहले वो फैसिलिटी शुरू हो जाएगी। ठीक है, प्रमोद हैं दिल्ली से जो एक सवाल पूछना चाहते हैं। प्रमोद, गुड इवनिंग, पूछिए अपना सवाल। हाँ, गुड इवनिंग मैडम। मैं मैडम ये पूछना चाहता हूँ, मैं एक रिटेलर हूँ छोटा सा। तो मैडम मेरे पिछले 2 साल से लगभग 15-16 लाख की टर्नओवर है। अच्छा। तो अब मैं नए फाइनेंशियल ईयर में मुझे ये 1 अप्रैल को तो कैसे पता चलेगा कि भी मेरा टर्नओवर 20 लाख क्रॉस करेगा या नहीं करेगा? हाँ। तो अगर मेरा टर्नओवर 20 लाख क्रॉस कर गया जी समझ गए हम आपका सवाल। सुनिए संजीव जी क्या कह रहे हैं। पिछले साल आपकी टर्नओवर 20 लाख से कम थी, आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन करंट ईयर में आप कहते हो सकता है टर्नओवर बढ़ जाए, तो जिस दिन आपकी टर्नओवर 20 लाख से क्रॉस होगी, उस दिन आपकी लायबिलिटी बनेगी रजिस्ट्रेशन करवाने की। आप उस दिन रजिस्ट्रेशन करवाइएगा, उससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। तो आपका जो फियर है कि ये साल की रजिस्ट्रेशन है, फर्स्ट ईयर ये साल की नहीं है। जिस समय तक आपका 20 लाख का टर्नओवर नहीं क्रॉस होता, आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाओगे। जिस बिल से, जिस इनवॉइस से आपका टर्नओवर 20 लाख क्रॉस हो रहा है, उस दिन से आप 30 दिन के बीच आपको टाइम दिया गया है। 30 दिन के बीच आप रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन दोगे, और उसके साथ आप कंपोजिशन लेवी की ऑप्शन भी दे सकते हैं, तो आप कंपोजिशन में भी टैक्स भर सकते हैं उसका। ठीक है सर, व्हाट्सएप पर एक सवाल आया है महेश का कि GST बिल में 4 जुलाई को नेपाल माल उन्होंने एक्सपोर्ट किया, इस परचेज पर उन्होंने 18% टैक्स चुकाया, रिफंड उन्हें कब और कैसे मिलेगा? जो एक्सपोर्ट के रिफंड हैं, आपने जब एक्सपोर्ट किया तो आपने IGST का बिल काटा और IGST आपने पे किया। अब जितनी देर तक ये IGST पेमेंट नहीं होती और आपका शिपिंग बिल, शिपिंग मैनिफेस्ट वहां नहीं होता, ये दोनों मैच किए जाएंगे। आपका कस्टम्स के थ्रू आपने वो शिपिंग बिल ऐड कर दिया और कस्टम्स में वो इनवॉइस आ गई। कस्टम्स वाले इस चीज को चेक करेंगे जब आप रिटर्न फाइल करोगे अपनी GST की। GST की रिटर्न फाइल करोगे, उसमें ये टैक्स का आप हिसाब दोगे, भी ये टैक्स मैंने जमा करवा दिया, उस हिसाब को मैच करके वो आपका रिफंड सैंक्शन करेंगे। ठीक है सर, नितिन है मुंबई से जिन्होंने व्हाट्सएप पर एक सवाल पूछा है कि वो एक ब्रोकर है और ब्रोकरेज के जरिए पैसा कमाते हैं, बैंक में पैसे जमा करते हैं, तो क्या मैं ये शो करूंगा अपने GST में? और ये स्टॉक ब्रोकरेज नहीं है, ये माल की ब्रोकरेज करते हैं। ब्रोकरेज जो भी आप करते हो वो एक सर्विस मानी गई है, उसके लिए भी 20 लाख तक की आपको छूट दी गई है। 20 लाख से आपकी ब्रोकरेज की इनकम बढ़ेगी तो आपको GST लगाना होगा, और ये GST 18% रेट पे लगेगा। वो आपको तब तक लगाने की जरूरत नहीं है जब तक आपकी 20 लाख तक की टर्नओवर 20 लाख से क्रॉस नहीं हो जाती। ठीक है, तो आज के लिए हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। संजीव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एक बार फिर तीसरे दिन लगातार हमारे दर्शकों को समझाने के लिए, GST से जुड़े उनके हर सवाल का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।